हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ME 309 की सेकंड यूनिट पढ़ेंगे, दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसके तत्व होते हैं, यानी कॉस्ट को किस कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। सपोज कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, तो उसकी कॉस्ट को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो मोटे तौर पे कह सकते हैं मेन जो पार्ट्स है जिसमें हम कॉस्ट को डिवाइड करते हैं वो 3 कैटेगरीज होती है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब इसके फर्दर क्लासिफिकेशन होंगे कि मटेरियल आपका किस टाइप का है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, लेबर डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं मटेरियल। अब मटेरियल दो तरीके से हो सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल क्या होंगे, जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो आप रॉ मटेरियल काम ले रहे हैं, जो रॉ मटेरियल से आपका फिनिश्ड गुड बनने जा रहा है, वो रॉ मटेरियल आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, दीज आर दोज मटेरियल्स विच व्हेन ऑपरेटेड और प्रोसेस्ड इन फैक्ट्री शॉप्स थ्रू वेरियस स्टेजेज फॉर्म द फाइनल यूजफुल शेप ऑफ द मेन प्रोडक्ट और कंपोनेंट पार्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल जो फाइनल शेप लेकर क्या करेगा, आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएगा, वो आपका कहलाएगा डायरेक्ट मटेरियल। इसको प्रोडक्टिव मटेरियल भी कह सकते हैं। सपोज आपको एक कास्ट आयरन का एक ब्लैंक है, उस पर आपको गियर कट करना है, मिलिंग मशीन पे ऑपरेशन है और उस पर आपको गियर टीथ कट करने हैं। तो जो कास्ट आयरन का जो ब्लैंक आपने रॉ मटेरियल जो काम में लिया है, वो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के लिए इन्वॉल्व नहीं है, बट उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इन मटेरियल्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, वो सपोर्ट करते हैं उसकी प्रोसेसिंग में, वो क्या कहलाता है, आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। दीज आर दोज मटेरियल्स विच आर एसेंशियली नीडेड इन वेरियस शॉप्स फॉर हेल्पिंग द डायरेक्ट मटेरियल्स टू बी कन्वर्टेड इनटू द फाइनल यूजफुल शेप्स। जो डायरेक्ट मटेरियल को क्या करते हैं, उसके फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में उसकी हेल्प करते हैं। ये भी बहुत एसेंशियल मटेरियल्स होते हैं, बट वो डायरेक्टली उस पार्ट में, उस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो एज ए कॉमन मटेरियल काम में होते हैं उसमें प्रोडक्शन शॉप में, तो वो क्या कहलाएंगे, आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। तो क्या हो गया, सपोज आप जैसे आप वो गियर टीथ बना रहे हो उस पर कास्ट आयरन के ब्लैंक पर, अब आपकी मिलिंग मशीन चल रही है, उसमें आपने बीच में अगर कोई कूलेंट काम में लिया है, कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल काम में लिया है, उसको मशीन को क्लीन करने के लिए, कि कॉटन का वेस्ट है वो काम में लिया है, ग्रीस काम में लिया है, तो ये सारा क्या है, ये भी सब मटेरियल्स है जो उस प्रोसेस के टाइम में आपने काम में लिए है, बट वो डायरेक्टली सिर्फ उस प्रोडक्ट के लिए इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल। इसके एग्जांपल हो जाएंगे, कूलेंट रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग द कटर्स, कटर को कूल करने के लिए जो आपने कूलेंट काम में लिया है, ग्रीस और लुब्रिकेटिंग ऑयल नीडेड फॉर लुब्रिकेटिंग द मशीन, मशीन को टाइम टू टाइम बीच बीच में जो लुब्रिकेट करने के लिए आप जो ग्रीस और लुब्रिकेटिंग ऑयल काम में ले रहे हैं, वो केरोसिन ऑयल एंड कॉटन वेस्ट नीडेड फॉर क्लीनिंग द मशीन, मशीन को क्लीन करने के लिए जो भी ऑयल या कॉटन वेस्ट काम में ले रहे हैं, वो सारा आपका क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसे ही लेबर भी आपकी दो कैटेगरी में होगा, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या हो जाएगा, द वर्कर्स हु एक्चुअली वर्क और प्रोसेस डिफरेंट मटेरियल्स मैनुअली और विद द एड ऑफ मशीन्स इज नोन एज डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्टिव लेबर। देयर वेजेज कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू द जॉब। जो वर्कर उस मशीन पर वर्क कर रहा है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो वर्कर क्या कहलाएगा, डायरेक्ट लेबर, क्योंकि उसका जो वेज होगा, उसको जो पेमेंट दी जाएगी, उसकी जो सैलरी होगी, वो क्या होगी, डायरेक्टली उस जॉब से रिलेटेड होगी। यानी सपोज वो पर डे में कितने जॉब मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वेज डिसाइड होगी। तो उसका वेज किस पर डिपेंड कर रहा है, उस जॉब के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, जो मशीन पर काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्ट लेबर। वर्कर्स परफॉर्मिंग जॉब इन वेरियस शॉप्स। सेकेंड हो जाएगा इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर क्या होगा, जो डायरेक्टली जॉब को परफॉर्म नहीं कर रहे, उस पार्ट को बना नहीं रहे हैं, मशीन पर ऑपरेट नहीं कर रहे, बट वो साइड में जो डायरेक्ट लेबर है उनको हेल्प करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट लेबर। सपोज आपकी एक प्रोडक्शन शॉप में
10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन 10 वर्कर के ऊपर एक सुपरवाइज़र है। वो सुपरवाइज़र क्या करेगा, उन वर्कर्स पर निगरानी रखेगा, उनके वर्क को चेक करता रहेगा। तो वो सुपरवाइज़र का काम पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं है, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए उसको असाइन नहीं किया। उसका जो वेज होगा वो क्या होगा, मंथली रेट होगी। जो लेबर की रेट होगी वो क्या होगी, पर डे की या पर जॉब के अकॉर्डिंग। और जो सुपरवाइजर है उसकी क्या होगी, मंथली फिक्स सैलरी होगी। तो वो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट पर बेस नहीं होगी, क्योंकि हम एक प्रोडक्ट के लिए सुपरवाइजर की जो सैलरी है उसको काउंट नहीं कर सकते। तो सुपरवाइजर क्या हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट लेबर, क्योंकि डायरेक्ट चीज़ में वही चीज़ आएगी जिसकी कॉस्ट हम उस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो भी कॉस्ट होगी वो क्या आ जाएगी आपकी इनडायरेक्ट में। तो एनी अदर लेबर हु हेल्प्स द डायरेक्ट labor in performing their duties is known as indirect labor. Their wages cannot be directly charged to a particular job but are charged on the total number of products produced in the plant during a particular period. अब जो इनडायरेक्ट लेबर का जो वेजेज है वो पर्टिकुलर एक जॉब पे चार्ज नहीं होगा, जबकि क्या होगा, जो आपका मंथली या ईयरली जितना भी प्रोडक्शन होगा वहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जहाँ वहाँ पर जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उन पर उनका वेजेज डिसाइड होगा। क्लियर। तो एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया सुपरवाइजर, वैसे ही फॉरमैन, ठीक है, इंस्पेक्टर्स। अब आपने जैसा अगर उस पर इंस्पेक्शन किया, जैसे आपका अगर क्वालिटी चेक कर लिए, आपने इंस्पेक्टर्स लगाए जो उसकी क्वालिटी को चेक कर रहा है, वो क्या कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट लेबर। अगर वहाँ पर जो लेबर मशीन पर काम कर रहा है डायरेक्ट लेबर, उसके पास गोडाउन से या फिर स्टोर से कोई पर्सन होगा, अगर वो रॉ मटेरियल वहाँ से लाकर उसको प्रोवाइड कराएगा, तो वो पर्सन जो रॉ मटेरियल को वहाँ से स्टोर से लेकर शॉप पर आ रहा है, फिर शॉप से जो फिनिश गुड बन रहा है उसको वहाँ से कलेक्ट करके वो क्वालिटी वाले के पास लेके जा रहा है चेक करने के लिए। तो ये जो पर्सन्स है, ये जो वर्कर काम कर रहे हैं, वो भी क्या होगा आपका इनडायरेक्ट लेबर। गेट कीपर्स, चौकीदार, जो गेट पे ध्यान रख रहे हैं, जो भी सामान माल सप्लाई हो रहा है, इन हो रहा है, आउट हो रहा है, चौकीदार है जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी पर्टिकुलर एक जॉब के लिए नहीं लगे हुए, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी उसमें इनडायरेक्ट लेबर में। स्टोर कीपर जो है, अब स्टोर कीपर का क्या काम है, जितना भी फिनिश गुड बना है वो सारा आपका स्टोर में सेव होगा, या फिर रॉ मटेरियल आया उसकी वो निगरानी रखेंगे। तो इनका भी क्या जो सैलरी है वो पर्टिकुलर एक जॉब से रिलेटेड नहीं हो सकती, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है आपकी कंपनी में, उसके बेसिस पे उनकी सैलरी डिसाइड होगी। क्रेन ड्राइवर, गैंगमैन, तो ये सारे जो वर्कर्स है ये क्या कहलाएंगे आपके इनडायरेक्ट लेबर। इसके अलावा जो ऑफिस स्टाफ है, सपोज ऑफिस में आपके कोई मैनेजर पोस्ट पे है, ये भी सारे क्या हो जाएंगे आपके इनडायरेक्ट लेबर। थर्ड पॉइंट इज एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस मीन्स खर्चे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से हो सकता है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा, अगर सपोज आपने एक प्रोडक्ट के लिए उस मशीन पर आपने कुछ एक्स्ट्रा अटैचमेंट लगाया है, या कुछ उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट मंगाया है, उस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए अगर आपने कुछ स्पेशल खर्चा किया है, तो वो आपके किस कैटेगरी में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। Except direct material and direct labor cost, all other expenses which are incurred in a factory or production unit are known as expenses. ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने भी खर्चे वो सारे किस में आएंगे आपके एक्सपेंस। उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे, दोज एक्सपेंसेस विच कैन बी चार्ज डायरेक्टली टू ए पर्टिकुलर जॉब एंड आर इनकर्ड फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब ओनली। सपोज आपने कोई जिग फिक्सचर मंगाया है, वो पर्टिकुलर उस जॉब के लिए आपने परचेज किया, तो वो क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर सपोज आपने लेथ पर कोई एक्स्ट्रा अटैचमेंट मंगाया, कोई टेपर टर्निंग अटैचमेंट मंगाया है, या कुछ और एक्स्ट्रा अटैचमेंट है उस पर आपने लगाया है जो उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपको नीडेड है, तो वो किस में आ जाएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में। कॉस्ट ऑफ सम स्पेशल पैटर्न, अब कुछ जॉब को बनाने के लिए सपोज फाउंड्री शॉप पे आपने कुछ स्पेशल पैटर्न बनवाया उसके लिए, तो उसकी कॉस्ट किस में आ जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंस में। कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क ऑन ए पर्टिकुलर जॉब,
अब किसी जॉब के लिए आपने बाहर से कुछ उस पर R&D करवाई है, कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क करवाया, रिसर्च करवाया, तो उसका खर्चा किस में आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होंगे? इसको हम दूसरा नाम ओवरहेड भी कह सकते हैं या ऑन कॉस्ट भी कह सकते हैं। जितने भी ऊपर के खर्चे हैं, डायरेक्ट खर्चों को छोड़कर, चाहे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनके अलावा जितने भी ऊपर के खर्चे वो सब क्या कहलाएंगे? आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर ओवरहेड चार्जेज। ठीक है, इसका दूसरा नाम ऑन कॉस्ट भी है, बर्डन भी है और इनडायरेक्ट चार्जेज भी है। अब इसको मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है: फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो फर्स्ट है आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इसको वर्क्स ऑन कॉस्ट भी कहते हैं। ये क्या होंगे? दोज ओवरहेड इंक्लूड ऑल द एक्सपेंडिचर्स मेड ऑन एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द प्लांट। अब जितने भी खर्चे हैं जो फैक्ट्री में इनडायरेक्टली जो भी खर्चे हैं जो सिर्फ उस प्रोडक्शन शॉप से रिलेटेड है, वो क्या हो जाएंगे? फैक्ट्री एक्सपेंस। अब इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर। अब इनडायरेक्ट मटेरियल आपका कहाँ खर्च होगा? सारा वहीं प्रोडक्शन शॉप में। तो प्रोडक्शन शॉप में जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल यूज में आ रहा है वो क्या हो जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसेस। देन इनडायरेक्ट लेबर, जितने भी प्रोडक्शन शॉप से रिलेटेड जो इनडायरेक्ट लेबर है, जैसे सुपरवाइजर हो गया, गैंगमैन, फॉरमैन, तो ये सारे किस में कहलाएंगे? आपके जो वर्कर्स है सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट लेबर। जो ऑफिस से रिलेटेड इनडायरेक्ट लेबर है, सपोज ऑफिस स्टाफ है, मैनेजर है, ये सब किस में आएगा? आपके ऑफिस ओवरहेड में। सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या फिर ऑफिस ओवरहेड। दीज ओवरहेड्स इंक्लूड ऑल द एक्सपेंडिचर्स मेड ऑन द सैलरीज ऑफ जनरल ऑफिस स्टाफ एंड एग्जीक्यूटिव स्टाफ। अब क्या होगा? ऑफिस में जितना भी स्टाफ है, ऑफिस का स्टाफ, उनकी सैलरी, उसमें जितने भी ऑफिसर्स है, एग्जीक्यूटिव स्टाफ, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, ये सारे इनकी जो सैलरी होगी वो किस में आएगी? ऑफिस के ओवरहेड में। ऑफिस में जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, चाहे वो टेलीफोन हो, टेलीग्राफ, फैक्स, जेरोक्स मशीन, कंप्यूटर, ठीक है, ये सारा किस में आएगा? ऑफिस ओवरहेड में। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, अब ऑफिस के लिए जो अलग से बिल्डिंग ले रखी है उस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन चार्ज, इक्विपमेंट एट्सेट्रा किस में आएगा? आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। सेलिंग एक्सपेंसेस, अब सेलिंग में क्या है? उस प्रोडक्ट आपका बनकर तैयार हो गया है, उसके बाद आपको उसको सेल करना है बाहर। सेल के लिए आपने क्या किया? उसकी मार्केटिंग के लिए आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो उस एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है वो सेल्स डिपार्टमेंट में जो भी पर्सन्स वर्क कर रहे हैं उनकी सैलरीज, इन सब का खर्चा किस में आएगा? आपका सेलिंग एक्सपेंसेस में। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या हो जाएगा? ऑल द एक्सपेंडिचर्स मेड ऑन होल्डिंग फिनिश्ड स्टॉक, डिस्पैचिंग दैम टू द कस्टमर्स, पैकिंग कॉस्ट एट्सेट्रा। अब जो फिनिश्ड स्टॉक है, जो फिनिश्ड गुड बना है, उसको आपने कहीं पे गोडाउन में, कहीं स्टोर में उसको होल्ड किया है, तो उस स्टोर का जो खर्चा होगा, उस स्टोर के स्टाफ की जो सैलरी होगी, उस स्टोर में आपने रखने के लिए उसके जितने भी खर्चे, जैसे चाहे वो उसके लाइटिंग चार्जेज हो, चाहे उसमें जो भी एक्स्ट्रा मशीन्स लगी हुई है, जेरोक्स मशीन वगैरह, इस सब का खर्चा किस में आ जाएगा? आपका डिस्ट्रीब्यूशन में। अब वो फिनिश्ड गुड को आपने पैक किया है, सपोज आपने 10-10 के लॉट में प्रोडक्ट्स को पैक किया है, तो उसका पैकिंग का खर्चा किस में आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन में। अब वो प्रोडक्ट पैक होने के बाद आपने कस्टमर तक डिस्पैच करने के लिए जो भी व्हीकल्स काम में लिए हैं, उनका व्हीकल्स का कन्वेंस का जो खर्चा है वो किस में आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में। तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। इसके फर्दर आगे एग्जांपल्स और आएंगे जिसमें आपको डिटेल्स में पता चलेगा कि जो सारे एक्सपेंसेस है, सारे ओवरहेड है, उसमें उसको कैसे कैटेगराइज किया है। सपोज आपके जैसे फैक्ट्री में बहुत सारे ओवरहेड्स होंगे, अगर उस फैक्ट्री का बिल्डिंग का रेंट है, उसमें जितनी भी मशीनरी लगी हुई है उसका डेप्रिसिएशन चार्ज है, उसमें लाइटिंग का खर्चा, उसमें वो
अदर कुछ भी इक्विपमेंट्स लगे हुए उनका खर्चा, तो ये सारा चीज़ जो चीज़ जहाँ की है फैक्ट्री की चीज़ है, अगर प्रोडक्शन शॉप से रिलेटेड वो आएगी फैक्ट्री ओवरहेड में। एंड ऑफिस से रिलेटेड जो भी होगा, ऑफिस में स्टाफ की सैलरी है सब, ये सब आएगा आपका ऑफिस ओवरहेड में। सेलिंग से रिलेटेड सेलिंग ओवरहेड में, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। थैंक यू।